हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ सर में आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। किसके बारे में? तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले जाकर पिछले लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देख लें, फिर आकर इस लेक्चर को देखें। तभी आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस हमारा क्या होता है। ठीक है? अब देखो, हमने पिछले क्लासेस में डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था कि हमारा डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया था। इन सारे सीक्वेंस के बारे में हमने पिछले क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है? तो देखो, मैं आपसे कई बार मैंने बताया है आपसे कि हमारा जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हमारा एक फंक्शन की तरह काम करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फंक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मतलब एक फंक्शन यानी एक सीक्वेंस ले रहे हैं हम। सीक्वेंस हमने क्या लिया कि सेट ए ले लिया और एक सेट बी ले लिया। ठीक है? हम कोई एक सीक्वेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा मान लिया है सीक्वेंस है, सेट ये है हमारा। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया सेट बी। ठीक है? ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा डोमेन। और ये होता है हमारा क्या? कोडोमेन। ये होता है हमारा डोमेन और ये होता है हमारा कोडोमेन। अब देखो, तो हमको पता है कि जो हमारा डोमेन होता है, डोमेन में जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है? और जो हमारा कोडोमेन होता है, कोडोमेन में हमारे जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? वो आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है? देखो, अब देखो इसमें हम अगर एलिमेंट क्या ले लें, एलिमेंट अगर हम ले लें एक ले लें, एलिमेंट अगर दो ले लें, एलिमेंट अगर तीन ले लें, एलिमेंट अगर हम यहाँ पर चार ले लें, पांच ले लें, और ऐसे क्या है, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। इसी प्रकार जो इससे आपका सीक्वेंस बनेगा, अगर सीक्वेंस आपको कोई सीक्वेंस दे दिया, कोई सीक्वेंस फाइंड करना है, कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दे दिया, तो उस सीक्वेंस से जो आपका टर्म बनेगा वो क्या हो जाएगा? आपका वो टर्म हो जाएगा आपका ए वन हो जाएगा। जब दो से बनेगा आपका, तब दो से क्या बन जाएगा? आपका ए टू बन जाएगा। जब आपका तीन से बनेगा तब क्या हो जाएगा? आपका ए थ्री हो जाएगा। जब आपका चार से बनेगा तब आपका क्या हो जाएगा? ए फोर हो जाएगा। जब आपका पांच से बनेगा तब क्या हो जाएगा? आपका ए फाइव हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पर जितने एलिमेंट आप डोमेन में, जितने एलिमेंट आप रखेंगे उतने एलिमेंट आपके डोमेन में आपके टर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका इनफाइनाइट एलिमेंट आता चला जाएगा। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं ये पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ आप लोगों को कि हमने क्या किया कि एक सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया। जो हमारा सेट ए होता है, सेट ए हमारा डोमेन होता है, और सेट बी हमारा क्या होता है? सेट बी हमारा कोडोमेन होता है। फिर कोडोमेन में हमने क्या किया? कोडोमेन में हमने मतलब डोमेन में हमने क्या किया? डोमेन में हमने ले लिया एलिमेंट एक दो तीन चार पांच, और इससे हमने ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव सीक्वेंस को बना दिया। ठीक है? अब इधर हम क्या कर रहे हैं? इधर हम ये कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पर हम इस टर्म को ले रहे हैं, तो इस टर्म को पहले यहाँ पर हम लिख दें कि टर्म हमको क्या क्या मिला। जो ये टर्म आपको कोडोमेन में टर्म मिला है, इस टर्म को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पहला टर्म क्या मिला? पहला टर्म आपको मिला ए वन। दूसरा टर्म क्या मिला? ए टू। तीसरा टर्म क्या मिला? ए थ्री, ए फोर, ए फाइव। ऐसे टर्म आपको मिले तो यहाँ पर हम लिख दें, क्या लिख दें कि पहला टर्म हमको मिला ए वन, दूसरा टर्म हमको क्या मिला? ए टू मिल गया, तीसरा क्या मिला? ए थ्री मिल गया, फिर चौथा ए फोर मिल गया, फिर पांचवा ए फाइव मिल गया। और ऐसे क्या है, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे, ए एन तक एलिमेंट आते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट इनफाइनाइट होते हैं, तो इनफाइनाइट एलिमेंट आते आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके इनफाइनाइट एलिमेंट आते चले जाएंगे। और ए एन से बड़ा अगर आप देखेंगे तो ए एन से बड़ा हो जाएगा आपका ए एन प्लस वन एलिमेंट आते चले जाएंगे। ठीक है? अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया ये क्या बता रहे हैं। ठीक? तो देखो, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस टर्म्स को देखने से हमको ये पता हो रहा है कि यहाँ पर अगर ए वन को देख रहे हैं, हम ए टू को देख रहे हैं, ए थ्री को देख रहे हैं, ए फोर को देख रहे हैं, ए फाइव को देख रहे हैं, तो इस टर्म को देखने से हमको ये मिल रहा है कि हमारा जो पहला टर्म है, पहला टर्म क्या? पहला टर्म जो ए वन है वो ए टू से छोटा है। इस सीक्वेंस के टर्म को देखने से हमको क्या मिल रहा है कि हमारा जो ए1 है, ए1 हमारा ए2 से छोटा है। अब और आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ए2 के टर्म क्या है? ए2 के टर्म जो है आपके वो ए3 से छोटे हैं। और आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ए3 के टर्म हमारे ए4 से छोटे हैं। और आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ए4 के टर्म हमारे ए5 से छोटे हैं।
तो मतलब हमारे कहने का क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज कर दें फिर आपको बताएं। यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो सीक्वेंस के टर्म हैं, वो टर्म पहला टर्म क्या है अपने अगले टर्म से छोटा है। जैसा आपने क्लास 10th में एक समांतर श्रेणी नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने एन को निकालने के लिए वो निकाला था, मतलब समांतर श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा, सर्वांगसम ऐसा कुछ होता है, शायद सारवंतर, सॉरी सारवंतर होता है। इसकी इंग्लिश तो हमको पता थी लेकिन सारवंतर नहीं पता था। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो आपका पहला टर्म है वो अपने अगले टर्म से क्या है, छोटा है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पर A1 क्या है, A1 है A2 से छोटा है। फिर अगर आगे देखेंगे तो A2 हमारा A3 से छोटा है, तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, A2 हमारा हो जाएगा A3 से छोटा। इसी प्रकार अगर देखेंगे कि हमारा A3 क्या है, A3 हमारा A4 से छोटा है, तो हम क्या लिख देंगे कि A4 हमारा बड़ा है किससे, A3 से बड़ा है। फिर हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो A4 है A5 से छोटा है, तो हम लिख देंगे कि A5 हमारा क्या है, A5 हमारा A4 से बड़ा है। और ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो AN से बड़ा आपका क्या है, एन से बड़ा आपका an+1 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमारा जो an+1 एलिमेंट है, an+1 एलिमेंट हमारा इस an के एलिमेंट से बड़ा है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो अब देखो, अब तो हम बताते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। अगर कोई सीक्वेंस अगर आपको दिया गया है और उसके टर्म, जो बता रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है और उसके टर्म अगर पहले टर्म से छोटा, मतलब पहले टर्म से अगला टर्म बड़ा है, फिर अगले इससे मतलब इस वाले टर्म से ये अगला टर्म बड़ा है, इस वाले टर्म से अगला टर्म बड़ा है, तो इस प्रकार जो हमको सीक्वेंस मिलेगा वो सारा का सारा आपका कौन सा सीक्वेंस होगा, वो सारा आपका मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा। समझे? ठीक है, मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको एड्रेस कर दें फिर आपको शुरू से बताएं। ठीक है, देखो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो आपको एक फंक्शन लिया था, इस फंक्शन में जो हमारा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के जब हमने टर्म को ज्ञात किया, इस टर्म को जब हमने ज्ञात किया तो हमको क्या मिला, A1 मिला, A2 मिला, A3 मिला, A4 मिला, A5 मिला। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया A1 लिख दिया, A2 लिख दिया, A3 लिख दिया, A4 लिख दिया, A5 लिख दिया, ऐसे एलिमेंट आते आपके चले जाएंगे। ठीक है, इस सारे टर्म को देखने से हमको ये मिल रहा है कि जो हमारा पहला टर्म है वो अपने अगले टर्म से क्या है, छोटा है। यहाँ पर A1 क्या है, A2 से छोटा है, मतलब A2 बड़ा है A1 से। इसी प्रकार A3 बड़ा है A2 से, यानी A2 क्या है, A2 छोटा है A3 से। इसी प्रकार A3 छोटा है आपका A4 से। इसी प्रकार A4 छोटा है आपका A5 से। तो इस प्रकार जो हमारा सीक्वेंस मिलेगा आपको, वो सारे के सारे आपके सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस होंगे। ठीक है, मोनोटोनिक सीक्वेंस आप लोग समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि अगर कोई सीक्वेंस आपको दिया गया है, वो सीक्वेंस के जो टर्म मिल रहे हैं, वो टर्म अगर क्या हो रहा है, वो टर्म अगर आपके, अगर पहला टर्म अपने अगले टर्म से छोटा है, दूसरा टर्म अपने अगले टर्म से छोटा है, तीसरा टर्म आपका अपने अगले टर्म से छोटा है, तो इस टर्म को मतलब इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। तो आई होप आप मोनोटोनिक सीक्वेंस समझ गए होंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो थोड़ी और एक चीज बता दे, फिर हम डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ी चीज और बता दूं आप। देखो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि आपका A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है आपका A3 से, A3 बड़ा है आपका A4 से, A4 बड़ा है आपका A5 से। मतलब क्या हो, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर A1 बड़ा है A2 से, A2 बड़ा है A3 से, A3 बड़ा है A4 से, A4 बड़ा है A5 से। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपका पहला टर्म है वो अपने अगले टर्म से छोटा है। A2 क्या है, A3 से छोटा है। A4 क्या है आपका, A3 से छोटा है। A5 क्या है आपका, A4 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको कि जो आपका ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है, लगातार आपका ये सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा है। इस सीक्वेंस, इस तरह सीक्वेंस जब कोई सीक्वेंस हमको इस तरह मिलेगा, तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं इंक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं, अगर कोई सीक्वेंस हमारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है,
उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आगे डिफिनीशन सबको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, क्योंकि डिफिनीशन याद करने से, डिफिनीशन आप नहीं मतलब डिफिनीशन अगर आप याद करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानेंगे तब तक आप चीजों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर कोई सीक्वेंस के टर्म आपके जो अगर कोई सीक्वेंस का टर्म आपको दिया है, वो टर्म अगर पहला टर्म अपने अगले टर्म से छोटा है तो इस प्रकार के टर्म को हम कहते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। और अगर जो हमारा टर्म मतलब सीक्वेंस के बाद जो हमारा टर्म मिला, वो टर्म अगर लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो बढ़ेगा, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो जब हमने इधर से देखा, पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। देखो हमने क्या किया, हमने जब इधर से देखा, इधर से क्या हो रहा है कि सारी चीजें आप बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन अब मैथ है, मैथ में हमें सारी चीजें, जैसे क्या होता है कि हम किसी की वैल्यू को ज्ञात कर रहे हैं, कोई दो वैल्यू हमको दी गई है तो हम तुरंत तो कह नहीं पाएंगे कि हमारी यही वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट है। जब तक दोनों समीकरणों में चेक नहीं कर लेंगे तब तक कहेंगे नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने केवल क्या देखा कि केवल ये इधर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो हमने कहा कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया। लेकिन जब हम इस तरफ से देखेंगे, किस तरफ से, A5 से देखेंगे, तो A5 से देखने से हमको क्या मिलेगा कि आपका A5 से छोटा है A4, A4 से छोटा है आपका A3, A3 से छोटा है आपका A2, A2 से छोटा है आपका A1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर लगातार आपका घटता चला जा रहा है। सीक्वेंस के जो टर्म है वो लगातार इधर से क्या हो रहे हैं, इधर से आपके जो लगातार ये टर्म है ये घटते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्या कहते हैं? इस प्रकार अगर आपको कोई सीक्वेंस मिलता है तो उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है? ये लगातार ये सीक्वेंस हमारा घटता चला जा रहा है, तो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो आई होप आप मोनोटोनिक सीक्वेंस को समझ गए होंगे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। आप मोनोटोनिक डिक्रीजिंग समझ गए होंगे, मोनोटोनिक आप इंक्रीजिंग को समझ गए होंगे। तो आई होप मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर ये मोनोटोनिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसके डिफिनीशन, यानी इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो डिफिनीशन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होता है, इसका डिफिनीशन, पहले कलर चेंज कर ले, ये कलर थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है हमें, ये कलर। देखो मोनोटोनिक सीक्वेंस का डिफिनीशन क्या कह रहा है, डिफिनीशन आपको कह रहा है कि ये सीक्वेंस ए एन क्या है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी, यानी हम किसी सीक्वेंस को, कोई सीक्वेंस ए एन है उसको हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कहेंगे, जब क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ए एन इज लेस देन ए एन प्लस वन। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर हमें क्या है, टर्म आपको दिया, A1 दे दिया, A2 दे दिया, A3 दे दिया, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आप यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, आपका टर्म A1 दे दिया, आपका A2 दे दिया, आपका A3 दे दिया, ऐसे एलिमेंट आपके AN आ जाएंगे, AN से बड़े एलिमेंट आपके AN प्लस वन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो पहला टर्म है वो अपने अगले टर्म से छोटा है, आपका जो A2 है A3 से छोटा है, A3 है आपका AN से छोटा है, AN क्या है, AN प्लस वन से छोटा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई सीक्वेंस अगर ए एन आपको दिया गया है तो वो सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक कहेंगे जब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होगा, यदि जो हमारा सीक्वेंस का टर्म है वह अपने अगले टर्म से छोटा होगा, तब हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार के सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस टर्म को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें एक तरफ से, एक मतलब एक तरह से बढ़ती ही चली जा रही है। यहाँ पर कहीं आपको ये नहीं हो रहा है कि बीच में कहीं बड़ी हो गई तो बीच में छोटी हो गई, फिर बीच में बड़ी हो गई, कहीं छोटी हो गई, तो ऐसा आपको कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी चीजें लगातार आपको बढ़ती हुई जा रही है। तो क्या कह देंगे कि ये हमारा क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जब कहेंगे, जब हमारा जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस इस टर्म से क्या होगा, इस टर्म से अपने अगले टर्म से छोटा होगा, ठीक है। तो आई होप आप इतनी चीजें समझ गए होंगे। तो थोड़ा इसको एडजस्ट करते फिर आगे के डिफिनेशन को हम लोग आप बताते हैं, फिर आगे इस डिफिनेशन को हम लोग बताते हैं, ठीक है।
ठीक है, देखो अब आगे डिफिनेशन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, यानी किसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे यदि हमारे जो सीक्वेंस का टर्म है वो आपका ए एन प्लस वन से क्या है, छोटा है, क्या है, सॉरी, ए एन प्लस वन से बड़ा है, क्या है, इस ग्रेटर देन है, बड़ा है, यानी इस सीक्वेंस से बड़ा है, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे जैसे ये आप नहीं समझ पाए होंगे तो मैं इसको मतलब और डीप में बताता हूँ आपको। जैसे आपका क्या है, सीक्वेंस ए वन आपका दिया गया है, सीक्वेंस ए टू आपका दिया गया, सीक्वेंस ए थ्री आपका दिया गया, ए फोर आपको दिया गया। ऐसे क्या है, ए एन एलिमेंट होते हैं और ए एन एलिमेंट से क्या ए एन प्लस वन एलिमेंट आपके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको ये मिल रहा है कि A1 से बड़ा आपका A2 है, तो आपने कह दिया कि हाँ ये A1 से बड़ा A2, आपको सब कुछ A बड़ा है, यानी पहला टर्म अपने अगले टर्म से क्या है, बड़ा है। लेकिन अगर हम यही इस साइड से देखेंगे, किस साइड से, अगर अनंत की साइड से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो देखेंगे कि A1 प्लस वन से बड़ा आपका ये AN है। इस एन से बड़ा आपका जितने टर्म आते चले जाएंगे, जैसे ए फोर आपका है, ए फोर आपका सबसे बड़ा है, उससे छोटा आपका क्या है, ए थ्री है, ए थ्री से छोटा क्या है आपका ए टू है, ए टू से छोटा आपका क्या है, ए वन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारी की सारी चीजें एक वे में घटती हुई चली जा रही हैं, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। आई होप आप सीक्वेंस यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल की ओर, ठीक। देखो यहाँ पर मैं क्या क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी सीक्वेंस ए है तो उस सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब कहेंगे, जब हमारे जो सीक्वेंस के टर्म होंगे उस सीक्वेंस के टर्म अपने अगले टर्म से छोटे होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे। और अगर हमारे क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस क्या है, एन क्या है, अपने आने वाले टर्म से बड़ा है, तो ए एन प्लस वन है, तो हम लोग इस प्रकार के, यानी ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन है, तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अब देखो आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया ने आखिर अगर इस सीक्वेंस में बात की एक लेस देन की और एक ग्रेटर देन की, तो आखिर ये बराबर का चिन्ह क्यों लगा दिया, ये इक्वल टू का चिन्ह क्यों लगा दिया। तो देखो मैंने इसलिए इसको चिन्ह इसका प्रयोग किया है क्योंकि आपको कोई सीक्वेंस एक नियतांक दे देता है, क्या दे देता है, आपको एक नियतांक दे देता है। जैसे जैसे कभी क्या होता है, कभी आपका केवल दो 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 आता चला जाता है, या कभी फोर 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 आता ही चला जाता है, मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार आता चला जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कह देंगे कि आपका ये नंबर जो है, ये नंबर क्या है, एक दूसरे के बराबर, ये ना तो छोटे हैं मतलब ना तो एक अगले एलिमेंट से छोटे हैं, ना तो पिछले एलिमेंट से बड़े हैं। तो इस प्रकार के सीक्वेंस को हम क्या कह देते थे, इस प्रकार सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस के टर्म जो है आपस में बराबर है, तो हम क्या कह देंगे कि ये आपका, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस बराबर का चिन्ह का प्रयोग किया है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब मोनोटोनिक सीक्वेंस के हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल को क्या थोड़ा डेफिनेशन और थोड़ा लिख दिया है हमने कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस तब कहेंगे जब हमारा क्या होगा, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, जब वह सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा, तभी हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे कि ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब हम इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमको क्या दिया गया है, पहला एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन, पहला कलर चेंज कर ले फिर आगे बढ़े। जैसे पहला एग्जाम्पल हमको दिया गया है, पहला एग्जाम्पल क्या दिया, पेन का कलर चेंज कर ले। पहला एग्जांपल हमको दिया गया है कि कोई सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू ए अप वन अपान एन दिया गया है, तो इसको हमको ये दिखाना है कि इस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हमको ये दिखाना है कि हमारा ये सीक्वेंस है आपका, ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। इस चीज को हमको दिखाना है, तो अब चलो दिखाते हैं। तो देखो इसके दो मेथड है, आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहला बताता हूँ, पहला मेथड क्या है। पहला मेथड ये है कि आप इसके टर्म को ज्ञात कर लें, फिर टर्म को ज्ञात करने के बाद क्या करें,
जो आपका टर्म आया है उस टर्म को देखें कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है कि लगातार घटता जा रहा है। अगर लगातार आपका ये टर्म बढ़ता चला गया तो आपका ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा, और अगर ये टर्म आपके लगातार घटते चले जाएंगे तो ये आपके कौन से टर्म हो जाएंगे, ये आपके मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जो आपका ये सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के हम लोग टर्म ज्ञात करेंगे, फिर टर्म के बाद हम देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो क्या कर रहे हैं, पहले इस सीक्वेंस के हम क्या कर रहे हैं, इस सीक्वेंस के टर्म को ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने टर्म क्या ज्ञात किया, टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो यहाँ पर एन सीक्वेंस एन इज इक्वल टू 1/n आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको 1/1 मिल जाएगा। जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको 1/2 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू आप 4 रखेंगे तब आपको 1/4 मिल जाएगा। जब n की वैल्यू आप 5 रखेंगे तब आपको 1/5 मिल जाएगा। और ऐसे n क्या है, n नंबर जो है, नंबर एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट तक होता है। तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो हमारा सीक्वेंस क्या मिल जाएगा आपको, सीक्वेंस आपको मिल जाएगा कि 1/1 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, आपको 1/5 मिल जाएगा। ये सीक्वेंस के टर्म को निकालना हमने क्लास एक मतलब लेक्चर 1 में आपको बताया था। एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस के में आपको निकालना मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो इस टर्म मतलब इस टर्म को देखने से हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया हम पता नहीं ये डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इसे और सॉल्व करो, हमको तुरंत पता हो जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर 1/2 यानी 1 को 2 से भाग करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। जब आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.3 मिल जाएगी। 3 ऐसे आती चली जाएगी। जब आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग क्या मिल जाएगा, 0.25 मिल जाएगा। जब आप 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0.2 मिल जाएगा, और ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। तो इस टर्म को देखने से हमको ये मिल रहा है कि एक से क्या है, एक से बड़ा मतलब यहाँ से क्या है कि एक से छोटा आपका क्या है, 0.5 है। 0.5 से छोटा आपका क्या है, 0.33 है। 0.33 से छोटा आपका क्या है, 0.25 है। 0.25 से छोटा आपका क्या है, 0.2 है। इस टर्म को देखने से हमको ये मिला कि जो इस टर्म के एलिमेंट है वो लगातार क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो हम कह देंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्या है, तब हम कह देंगे कि जो हमारा सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, समझे। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इसके टर्म को ज्ञात किया, फिर टर्म को मैंने देखा कि ये टर्म आपके क्या है, लगातार घटते जा रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको क्या मिला कि इसके जो टर्म है आपके वो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो हमने क्या कह दिया कि ये आपका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरे मेथड को हम लोग समझ ले, दूसरे मेथड को दूसरे कलर से और दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड ये होता है आपका, जैसे आपको सीक्वेंस क्या दिया है, क्वेश्चन में सीक्वेंस आपको दिया है कि 1/n आपको सीक्वेंस दिया है। अब देखो इस सीक्वेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस को अगर हम लिखें, इस सीक्वेंस को अगर हम लिखें तो an से बड़ा एलिमेंट आपका क्या होता है, तो आप बताएंगे कि an से बड़ा एलिमेंट आपका an+1 होता है। और अगर यहाँ पर आप an बराबर क्या दे रखा है, 1/n दे रखा है, और हमने क्या किया कि an से बड़ा एलिमेंट आपका क्या होता है, an+1 होता है। तो अगर यहाँ से एन का एलिमेंट आपको यहाँ पर एन का फंक्शन क्या मिल गया है, सीक्वेंस क्या मिल गया, 1/n मिल गया है। तो an+1 का सीक्वेंस क्या मिल जाएगा, 1/n, और यहाँ पर +1 तो आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ पर मैंने लिया था कि एक an से बड़ा आपका हो जाएगा, an+1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार अगर 1/n देखेंगे तो 1/n से आपका बड़ा क्या है, तो 1/n यहाँ पर एक नंबर बड़ा आ रहा है तो n+1 कर देंगे, बस यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने इस सीक्वेंस को याद कर लिया। 2 मिनट इसको इरेज कर दें, ठीक है।
इस सीक्वेंस को हमने ज्ञात किया। हमने क्या किया कि an वाला टर्म ज्ञात किया और an प्लस 1 वाला टर्म ज्ञात किया कि 1/n प्लस 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि आपका जो an प्लस 1 का टर्म है, इस an प्लस 1 के टर्म से इस an के टर्म को हम लोग घटा देंगे। देखो घटाते हैं तब क्या होता है, an प्लस 1 क्या है, an प्लस 1 के इस टर्म से इस an को हम लोग घटा देते हैं। और जब हम इस an को घटाएंगे तो जो हमारा सीक्वेंस है इसको भी घटाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि 1/n+1 से क्या करेंगे, 1/n को घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n का गुणा यहाँ पर होगा, n+1 का गुणा यहाँ पर होगा। तो हम जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, n, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा है, n माइनस क्या मिल जाएगा आपको, n+1 मिल जाएगा, बटे क्या मिल जाएगा, बटे मिल जाएगा n+1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर करते हैं, बटे यहाँ से देखेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलने से हमको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और जब माइनस का गुणा मतलब माइनस का गुणा आप प्लस के साथ कराएंगे तो आपका क्या होगा, माइनस का n आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो -1 हो जाएगा, बटे बटे n n+1 आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं कि ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको मिल गया -1/n+1 मिल गया। अब देखो, इसको देखने से हमको क्या लग रहा है, इसको देखने से हमको ये लग रहा है कि अगर इस n की जगह पर हम किसी किसी नंबर्स को रखेंगे तो क्या होगा, वो जीरो से क्या होगा, हमेशा छोटा आएगा। क्या आएगा, जीरो से हमेशा क्या आएगा, जीरो से हमेशा ये टर्म क्या होगा, ये जीरो से हमेशा छोटा होगा। और अगर कोई टर्म हमें मतलब छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो मैंने आपको यहाँ डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई टर्म क्या है, टर्म क्या है, इस an+1 से क्या है, छोट मतलब बड़ा आ रहा है, मतलब an के टर्म an+1 से क्या है, छोटे आ रहे हैं, इस प्रकार के सीक्वेंस को हम लोग क्या कह देते थे कि ये हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम करेंगे कि हमारा an क्या है, an माइनस क्या है, an+1 हमने यहाँ पर लिखा था, इस चीज को यहाँ पर लिखा था। अगर इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, an करेंगे, तो an का जो टर्म होगा आपका, an का टर्म क्या हो जाएगा, इसी 2 मिनट कर दे, इसको एरेस करते फिर बताएं। तो यहाँ पर आपका जो an का टर्म होगा, तो an का टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा an+1, an+1 इज ग्रेटर देन an, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका मिल जाएगा। तो बस क्या यहाँ पर इस इतने सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको ये मिला कि आपका जो ये an+1 से है, ये टर्म आपका क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिला, बता देंगे कि हमारा जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस हमारा क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। इन सारी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।